Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 1st of February 2023 and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. तो आज के इंडियन एक्सप्रेस में इकोनॉमिक सर्वे को कवर किया गया है, तो जितना इकोनॉमिक सर्वे कवर किया गया है उतना तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मैं सेपरेट वीडियो बना दूं इकोनॉमिक सर्वे पर देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज सर्वे बैंक्स ऑन फिस्कल डिसिप्लिन एंड हायर केपेक्स टू ड्राइव ग्रोथ. तो इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर ज़्यादा है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स भी यहाँ पर स्ट्रेंथन हो रही है, वैक्सीनेशन कवरेज भी यहाँ पर यूनिवर्सल हो चुका है जिसकी वजह से यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट बेस्ड सर्विसेज है इनमें भी स्पेंडिंग हो रही है, इन्फ्लेशन भी यहाँ पर नवंबर में कंट्रोल में आ गया था, जो अपर टॉलरेंस लिमिट है 6% उससे नीचे आ गया था. एक बहुत ज़्यादा इम्फेसिस किया गया है इकोनॉमिक सर्वे पर, वो है फिस्कल कंसोलिडेशन. The economy will likely grow 6 to 6.8% in the 2023-24 with a baseline real GDP growth rate of 6.5% on the back of a rebound in private consumption. केपेक्स यहाँ पर है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स यहाँ पर स्ट्रेंथन हो रही हैं एंड जो वैक्सीनेशन कवरेज है ये नियर यूनिवर्सल है जिसकी वजह से जो कॉन्टेक्ट बेस्ड सर्विसेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था पैंडेमिक की वजह से, इनमें भी यहाँ पर स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है. A key budget pointer from the economic survey 2022-23 लाइकलीहुड ये है कि गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट को मीट कर लेगी फॉर द करंट ईयर एट 6.4% ऑफ द जीडीपी एंड बहुत ही मॉडेस्ट टारगेट रखा जाएगा ऑफ अंडर 6% फॉर 2023-24 एंड फर्दर कीप अ मॉडेस्ट टारगेट ऑफ अंडर 6% फॉर 2023-24. और सर्वे ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्फेसिस डाला है ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन, तो फिस्कल कंसोलिडेशन यहाँ पर करने की ज़रूरत है. दूसरा टेक अवे ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड इन होगा और जिसकी वजह से ग्रोथ यहाँ पर ड्राइव होगी. आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में ये बताया था कि जो इंडिया की यहाँ पर ग्रोथ रहेगी ये 6.1% रहेगी. तो वाइल इंडिया इज सीन एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, द बेस लाइन 6.5% ग्रोथ एस्टिमेट ये हायर है 6.1% से, जो कि फोरकास्ट किया गया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 बाय द आईएमएफ इन इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज करता है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. For the current financial year, the survey has projected a growth rate of 7%, जो कि आरबीआई ने एस्टिमेट किया था उससे ज़्यादा है, which is slightly higher than the 6.8% estimated by the Reserve Bank of India in its December 2022 monetary policy. इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि ग्लोबल स्लो डाउन, जैसे कि हम बात करते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है तो इसकी वजह से हमें क्या नुकसान हो रहा है, जैसे कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं. लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में यहाँ पर हाईलाइट किया कि ग्लोबल स्लो डाउन है उसकी वजह से इंडिया के लिए क्या सिल्वर लाइनिंग्स है, हमारे लिए क्या फ़ायदा है. लोअर ऑयल प्राइसेस एंड अ बेटर करंट अकाउंट डेफिसिट देन व्हाट इज प्रोजेक्टेड नाउ. जैसे कि पैंडेमिक, तो पैंडेमिक की वजह से नुकसान है ये सबको पता है, लेकिन पैंडेमिक की वजह से क्या सिल्वर लाइनिंग्स है ये भी आपको पता होना चाहिए. The survey has called for entirely dismantling the LIC. LIC क्या है? Licensing, Inspection and Compliance Regime, जिसकी वजह से ease of doing business promote होगा और ease of doing business promote होगा तो हमारी economic growth यहाँ पर accelerate होगी. नारी शक्ति को harness करने की बात की गई है, women power को harness करने की बात की गई है. Energy security and energy transition, education and skilling, administrative reforms जो contracts है उनका enforcement किया जाएगा and sought determined efforts to make public sector asset monetization स्कीम सक्सेसफुल. तो एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एंड जो पावर सेक्टर की इश्यूज है इसको भी यहाँ पर एड्रेस किया जाएगा. बाकी यहाँ पर इम्फेसिस डाला गया है ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर ज़्यादा ही रखना है. फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि सप्लाई साइड डिसरप्शंस की वजह से कोविड-19 में सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुए जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला. फिर उसके बाद यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर हो गया जिसकी वजह से भी हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला. लेकिन इंडिया ने, जो इंडिया की गवर्नमेंट है जिसने अपने फिस्कल पॉलिसी मेजर से, और जो हमारी आरबीआई है जिसने अपने मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला दिया. Referring to the impact of the COVID-19 pandemic, the survey said the Indian economy appears to have moved on from the impact of the pandemic and is positioning itself to ascend to the pre-pandemic growth path in financial year 23.
इन द करंट ईयर इंडिया ने फेस किया है द चैलेंज ऑफ रेनिंग इन इन्फ्लेशन, और इसका रीज़न कोविड-19 था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर यूरोपियन स्ट्राइफ हो गई, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया। बट मेजर्स जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने लिए और जो कि आरबीआई ने लिए, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर प्राइसेस में कमी देखने को मिली और इन्फ्लेशन हमें कम होता हुआ दिखा। और नवंबर 2022 में जो अपर टॉलरेंस टारगेट है 6%, उससे इन्फ्लेशन नीचे आ गया था। तो आरबीआई को इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है 2 से 6% के बीच में। फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि रुपी यहाँ पर डिप्रिशिएट हो सकता है। फॉर इंस्टांस द री इमर्जेंस ऑफ कोविड-19 इन चाइना, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुए एज वाज द कॉज ड्यूरिंग द पैंडेमिक पीरियड। इट सेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सॉफ्ट लैंडिंग इन द यूएस इकोनॉमी हैज राइजन इन रीसेंट मंथ्स, जिसकी वजह से यूएस की जो ऑयल डिमांड है ये ज़्यादा रहेगी और ऑयल रिलेटेड जियोपॉलिटिक्स की वजह से इंडिया में हमें इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ऑयल महंगा हो जाएगा तो हमें ऑयल महंगा इंपोर्ट करना पड़ेगा और जिसकी वजह से इंडिया में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो सकता है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये है कि अगर हम ग्रोथ में देखें तो स्लो डाउन तो आएगा लेकिन रीसेशन नहीं आएगा। तो सॉफ्ट लैंडिंग आप इतना समझ सकते हो कि ग्रोथ यहाँ पर फ्लैट तो हो गई है लेकिन रीसेशन नहीं आया है। तो इट्स एट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सॉफ्ट लैंडिंग इन द यूएस इकोनॉमी हैज राइजन इन रीसेंट मंथ्स। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ये बताया जा रहा था कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है और यूएस और यूके जैसी इकोनॉमीज में रीसेशन भी आ सकता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि यूएस में रीसेशन क्यों आ सकता है, इसका साइन क्या है। तो इसका साइन था यील्ड इन्वर्जन। तो हमने यील्ड इन्वर्जन के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन फिर उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डेवोस समिट होती है जहां पर यह कहा जाता है कि शायद कि यहाँ पर रीसेशन ना आए और सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। तो यही बताया गया है कि यूएस इकोनॉमी में भी हमें सॉफ्ट लैंडिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर पीएम केयर्स फंड नॉट ऑफ गवर्नमेंट। तो बेसिकली प्ली गई थी और प्ली में ये कहा गया था कि जो पीएम केयर्स फंड है इसको स्टेट डिक्लेयर करने की जरूरत है अंडर आर्टिकल 12। लेकिन सेंटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि पीएम केयर्स फंड हैज बीन सेट अप एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर क्रिएट नहीं किया गया, इसको पार्लियामेंट के किसी लॉ के अंडर क्रिएट नहीं किया गया, इसको स्टेट के किसी लॉ के अंदर क्रिएट नहीं किया गया है। इट ऑल्सो सेड दैट ट्रस्ट इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, इसीलिए ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो सेंटर का रिस्पॉन्स तब आया जब प्ली गई थी कोर्ट में और प्ली का ये कहना था कि जो ये फंड है इसको स्टेट डिक्लेयर किया जाना चाहिए अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से इसकी फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा सके। अब यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर ये स्टेट नहीं है तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट सिंबल्स को मत यूज़ करो, आप यहाँ पर गवर्नमेंट वेबसाइट को मत यूज़ करो, वरना तो पब्लिक को यही लगेगा ना कि ये स्टेट है। तो इफ़ यू आर नॉट स्टेट देन यू कांट हैव गवर्नमेंट सिंबल्स और अ गवर्नमेंट वेबसाइट सो दैट द पब्लिक थिंक्स दैट यू आर स्टेट, ईदर यू आर स्टेट और यू आर नॉट। नेक्स्ट है यहाँ पर विथ ₹9,500 करोड़ बिट्स। तो हमने डिस्कस किया था हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के बारे में, जो कि अडानी ग्रुप के बारे में थी कि स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है, अकाउंटिंग फ्रॉड हो रहा है। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रिपोर्ट में यहाँ पर 4-5 टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला टर्म शॉर्ट सेलिंग, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। एफपीओ क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, ये आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा। इसके अलावा राउंड ट्रिपिंग क्या होती है, फ्री फ्लोट्स क्या होता है। तो बस ये आपको 4-5 टर्म्स पता होने चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। अमरावती केस इन सुप्रीम कोर्ट। अब ये क्या केस है, तो बेसिकली आंध्र प्रदेश में जब चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी तो उस समय एक बिल लेकर आया गया था और उसमें ये कहा गया था कि अमरावती आंध्र प्रदेश की कैपिटल होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर सरकार आती है जगन मोहन रेड्डी की और इनका ये कहना था कि आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल्स होंगी। अमरावती होगी लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम होगी एग्जीक्यूटिव कैपिटल एंड करनूल होगी जुडिशियल कैपिटल। अब इनका ये क्यों कहना था 3 कैपिटल्स होंगी, तो इनका ये मानना था कि अगर 3 कैपिटल्स होंगी इसकी वजह से डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट हो सकेगा, क्योंकि जो कैपिटल होती है कैपिटल के अराउंड ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो अगर 3 कैपिटल्स होंगी तो हर जगह यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकेगा, ठीक है। फिर ये केस जाता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर स्टे लगा देता है। तो ये केस इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है और आपको लगता है कि आप कुछ मिस कर रहे हो, इसीलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो इवन इज द मैटर ऑफ developing Amravati is the capital of Andhra Pradesh is pending in the Supreme Court. Andhra प्रदेश चीफ मिनिस्टर ऑन ट्यूसडे रीइटरेटेड कि विशाखापट्टनम उनकी स्टेट कैपिटल बनेगी। तो अमरावती को स्टेट कैपिटल बनाए जाने के लिए एक एक्ट पास किया गया था 2015 में, लेकिन जब रेड्डी पावर में आते हैं तो इन्होंने प्रपोज किया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 स्टेट्स कैपिटल एज पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट। ही सेड अमरावती यहाँ पर लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, विशाखापट्टनम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी एंड करनूल यहाँ पर जुडिशियल कैपिटल होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या डिमांड की जा रही है, डिमांड ये है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए।
to glaciers, mountains, land and people of Ladakh by demanding the region's inclusion under the 6th schedule of the Constitution. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, ये हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बात की गई है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसको अटेंड कर रहे हैं। तो ये अनाउंस की गई थी जब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बाइलेटरल टॉक्स हुई थी टोक्यो में। द ICET Initiative on Critical and Emerging Technologies is spearheaded by the National Security Councils of both countries. तो अगर आप कभी इंडिया यूएसए रिलेशंस के बारे में लिख रहे हो तो प्रायोरिटी में इस पॉइंट को आप लास्ट में लिख सकते हो कि हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जैसे कि हम क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर भी हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। बाकी ऐसा यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है जो कि आपको पता होना चाहिए। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री डज नॉट अप्लाई ऑन आर्म्ड फोर्सेस। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज करता है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अब ये कहना है कि ये जो एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया गया था ये आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। आर्म्ड फोर्सेस वुड बी एट लिबर्टी कि ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकते हैं अगेंस्ट ऑफिसर्स एंड पर्सनल फॉर एडल्ट्री, नॉट विद स्टैंडिंग दैट द सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था 2018 में। Supreme Court was concerned only with the validity of Section 497 of the IPC and Section 198 subsection 2 of the CRPC dealing with adultery and had no occasion whatsoever to consider the effect with respect to the Army, Navy and Air Force Acts. It is not कि कोर्ट ने यहाँ पर adultery को अप्रूव किया। कोर्ट का बेसिकली ये कहना है कि ये एक सिविल रॉन्ग है और ये ग्राउंड हो सकता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए। तो दिस कोर्ट हेल्ड दैट कि ये एक सिविल रॉन्ग है एंड विल कंटिन्यू टू बी अ ग्राउंड फॉर सिक्योरिंग डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, लेकिन ये आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। तो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री डज नॉट अप्लाई ऑन आर्म्ड फोर्सेस। तो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री 2018 में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। The court was hearing an application by the center seeking a clarification। 1998 रूलिंग नहीं, यहाँ पर 2018 की रूलिंग होगी क्योंकि एडल्ट्री का जजमेंट 2018 में ही आया था। यहाँ पर रोशनी एक्ट की बात की गई है। रोशनी एक्ट 1-2 साल पहले न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता था, लेकिन अभी तो ये न्यूज़ में नहीं था, लेकिन आज ये न्यूज़ में आया है। तो रोशनी एक्ट को यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। ये रोशनी एक्ट था क्या? तो उस समय की जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने क्या किया था? द एक्ट वॉज पास्ड बाई द देन नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट लेड बाई फारूक अब्दुल्ला कि लोगों को यहाँ पर ओनरशिप दी जा रही थी जो कि पोजीशन में थे ऑन स्टेट लैंड विद अ कट ऑफ 1990 और उनको यहाँ पर पेमेंट देना था जो भी गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाए। अब ये ऐसा क्यों कर रहे थे? तो जिसकी वजह से इनके पास यहाँ पर रिसोर्सेज जनरेट होते और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को, जो इनका एम था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाना, तो उसके लिए इनके पास रिसोर्सेज आ सकते और इस एक्ट का नाम था रोशनी और लाइट एक्ट। तो एक्ट वाज पास्ड बाय द देन नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट लेड बाय फारूक अब्दुल्ला टू गिव ओनरशिप टू पीपल इन पोजीशन ऑफ स्टेट लैंड विद अ कट ऑफ 1990 एंड अगेंस्ट अ पेमेंट एज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट सिंस द एम वाज टू जनरेट रिसोर्सेज फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। तो इसको रोशनी और लाइट एक्ट कहा गया। बाद में जो कट ऑफ ईयर था इसको यहाँ पर 1990 से 2004 कर दिया गया। द बेंच ऑल्सो सेड दैट इफ इट ग्रांट्स देयर प्रेयर इट विल हैव लार्जर रिपरकशंस ऑन इंक्रोचमेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूटी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ लोगों की प्ली को टर्न डाउन कर दिया, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये यूपीएससी में ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि रोशनी एक्ट कौन से स्टेट में है या तो कौन से यूटी में है, लेकिन बाकी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। पोस्ट पैंडेमिक प्री इलेक्शन ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। रीजन ऑप्टिमिज्म ये हम डिस्कस करेंगे, ये इकोनॉमिक सर्वे के बारे में है। तो सर्वे में ये कहा गया है कि ग्रोथ होगी और इसका रीज़न ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में पिकअप है और आने वाले समय में भी हायर केपेक्स रहेगा, हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा, ठीक है। डोमेस्टिक कंजम्पशन यहाँ पर रीबाउंड हुई है। ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है वो बात सही है, लेकिन हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन यहाँ पर रीबाउंड हुई है। हाउएवर दिस वाज लार्जली ड्यू टू द रिलीज ऑफ पेंटअप डिमांड। पेंटअप डिमांड मतलब जो रिप्रेस्ड डिमांड है और अचानक से डिमांड रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिमांड दिखी थी। अब सर्वे का ये कहना है कि ये जो पेंटअप डिमांड है ये यहाँ पर लंबे समय तक रहेगी। वाइल द सर्वे एक्सपेक्ट्स दिस रीबाउंड टू हैव लास्टिंग पावर, टू वॉट एक्सटेंट इट इज सस्टेनेबल, ये यहाँ पर ऑथर का क्वेश्चन है, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है और इन्फ्लेशन ज़्यादा है जिसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर इरोड हो रही है। तो ऐसे में ये पेंटअप डिमांड कितनी लंबी रहने वाली है, ये एक क्वेश्चन है देखने वाला। While there are some signs of an uptick in the private investment cycle, लेकिन उसके बाद भी अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें तो आपको कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट आपको ब्रॉड बेस्ड पिकअप नहीं मिलेगा कि हर सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। मोर ओवर
हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं इसमें हमें डाउनटर्न देखने को मिला है और सर्वे इस बात को एक्नॉलेज करता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स में डाउनटर्न है और उसका रीज़न भी बताया गया है, ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है। और जिसकी वजह से अगर ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है, लोग यहाँ पर डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो हम एक्सपोर्ट्स किसको करेंगे। लेकिन सर्वे में ये कहा गया है कि लेकिन जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है ये इंक्रीज्ड है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पर लॉसेज हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रहा है, तो ये यहाँ पर ऑफसेट हो जाएगा। द सर्वे हैज़ डिवोटेड एन एंटायर चैप्टर टू इंडियाज मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक। और ये कहा गया है कि जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट है ये यहाँ पर स्ट्रेंथन हो रही है। इंडिया ने फेस की थी ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस। ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस का मतलब ये है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इसकी भी बैलेंस शीट स्ट्रेस्ड है और जो बैंकिंग सेक्टर है इसकी भी बैलेंस शीट यहाँ पर स्ट्रेस्ड है। लेकिन अब कॉर्पोरेट एंड बैंकिंग सेक्टर बैलेंस शीट्स दोनों ही बहुत अच्छी शेप में है। The survey states the Indian economy is well placed to embark on a growth trajectory similar to जो कि हमने post 2003 एक्सपीरियंस की थी। This is reassuring। और वैसे भी अगर हम शॉर्ट टर्म आउटलुक देखें तो ये चैलेंजिंग है, लेकिन हमारे पास फेवरेबल डेमोग्राफिक्स है, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो ये सब यहाँ पर ऑप्टिमिज्म के रीजंस हैं इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट है क्लासरूम स्क्यू। तो कल भी हमने डिस्कस किया था ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन का जो डेटा रिलीज किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इस डेटा में क्या फाइंडिंग्स थी। द कोविड-19 पैंडेमिक सीम्स टू हैव मेड द रोड टू जेंडर इक्वालिटी रॉकियर देन बिफोर। और जो जेंडर गैप है ये वापस से इंक्रीज होने लग गया है। 2019 में जेंडर गैप यहाँ पर कम हो रहा था, लेकिन ये वापस से इंक्रीज होने लग गया है। Now, the All India Survey of Higher Education for 2020-2021 has revealed that crucial gains made in closing the gender gap in undergraduate programs। इसने बहुत ज़्यादा सेटबैक सफ़र किया है पैंडमिक के दौरान। गवर्नमेंट ने यहाँ पर पैंडमिक में बहुत सारे स्टेप्स लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्वनिधि स्कीम शुरू की गई स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जिसमें उनको लोन प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो सरकार ने यहाँ पर स्टेप्स लिए हैं। कल्चरल नोशंस अबाउट करियर्स की यहाँ पर विमेन के लिए क्या अप्रोप्रिएट है, विमेन के लिए क्या अप्रोप्रिएट नहीं है, जिसकी वजह से विमेन की मोबिलिटी ज़्यादा हो नहीं पाई। लेकिन उसके बाद भी विमेन की एस्पिरेशंस यहाँ पर इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से जेंडर गैप हमें क्लोज होता हुआ दिखा था। इन 2014 फॉर इंस्टेंस, फॉर एवरी 100 मेल स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स प्रोग्राम्स देयर वर 90 फीमेल स्टूडेंट्स। ये गैप 2019 में प्लग हो गया था, लेकिन वापस से ये इंक्रीज हो गया है। इन द वेक ऑफ द पैंडेमिक गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स लिए। फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आशा वर्कर्स वर ब्रॉट अंडर दिस पैकेज। इसके अलावा स्वनिधि स्कीम जो कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी, जिसमें उनको लोन प्रोवाइड किया जा रहा था। द सेंटर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो इनको तरीके ढूंढने की जरूरत है कि विमेन कैसे इंस्टीट्यूशंस में वापस आए, जिसकी वजह से ये जो जेंडर गैप यहाँ पर इंक्रीज हुआ है ना, इसको कम किया जा सके, इसको क्लोज किया जा सके। In the long run, this should mean catalyzing processes of social change, क्योंकि जो half of the country's population है, जो women यहाँ पर half of the country's population है, ये भी अपने aspirations को attain कर सके। Where she shows the way, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस की एक सीरीज चलती है कि आप क्या देखते हो कि इंडिया एट द 100 कैसा दिखना चाहिए। तो देयर आर नो टू ओपिनियंस ऑफ द फैक्ट दैट कि विमेन ने इंडिपेंडेंस से अगर हम कंपेयर करें तो विमेन में प्रोग्रेस हुआ है। वी नाउ अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज कि नेशन यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं कर सकता अगर महिलाएं यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं कर रही हैं। फॉर लॉज इनेबलिंग विमेन टू ओन प्रॉपर्टी एंड सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट to being economically independent and leaving their mark in the business space, Indian women have seized the reins and developed a vision in tune with ग्लोबल डेवलपमेंट्स। फिर यहाँ पर डेटा प्रेजेंट किया गया है और ये बताया गया कि पार्लियामेंट में विमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है। अगर हम इंस्टीट्यूशंस में देखें तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है, स्टेम में देखें तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है, तो इसमें विमेन का रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं इंक्रीज हुआ। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट विमेन का बहुत ज़्यादा कम है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है, तो ये सब यहाँ पर इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपके पास एक होलिस्टिक तरीका होना चाहिए, होलिस्टिक वेज होने चाहिए कि आप विमेन का रिप्रेजेंटेशन कैसे इंक्रीज करोगे। फॉर एग्जांपल ओनली 15 and 14% ऑफ MPs इन द लोकसभा एंड राज्यसभा रिस्पेक्टिवली आर विमेन। 11 women फीचर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जस्ट 26% ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर सिविल सर्विसेज वर विमेन। तो यहाँ पर डेटा बताया गया है कि लेबर फोर्स कितना कम है। ओनली 10% ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया हैव विमेन फाउंडर्स। विमेन ओनली कॉन्ट्रीब्यूट 18% टू नेशंस GDP। A more holistic approach would entail an assessment of the comprehensiveness, feasibility, applicability, accessibility of resolutions। तो इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? We need to strive कि जो यहाँ पर privileged बैकग्राउंड से महिला आ रही है और जो उसको यहाँ पर रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जो उसको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, ये उस विमेन को भी मिले जो कि डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से आ रही है। तो we need to strive
to ensure that every woman from a disadvantaged background has the same access to empowering measures as a woman coming from privilege does. इसके लिए ज़्यादा रीजनल वॉइसेस होनी चाहिए कि बेसिकली आप एक रूरल वुमेन से भी पूछो कि उसकी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, तो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस में उसकी भी वॉइस होना ज़रूरी है। आगे चलते हैं हम। द अनलव ट्राइंगल, तो यहाँ पर बात की गई है रशिया, चाइना एंड यूएस की, कि ये यहाँ पर इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को कैसे शेप करते हैं। द ट्राइंगुलर डायनेमिक बिटवीन द यूएस, रशिया एंड चाइना हैज लॉन्ग बीन द प्रिंसिपल फैक्टर शेपिंग इंडिपेंडेंट इंडियाज जियोपॉलिटिक्स। इसको हम डिस्कस करते हैं। लास्ट फरवरी व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया था, ये गए थे चाइना, और चाइना में जाके इन्होंने ये कहा था कि जो रशिया और चाइना की रिलेशनशिप है ये विदाउट लिमिट्स है और कोई भी फॉरबिडन एरियाज नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन को ये लगता है कि चाइना तो हमेशा उनके साथ खड़ा है, और जिसकी वजह से ये यहाँ पर इन्वेजन कर देते हैं यूक्रेन पर। तो व्हाट द बीजिंग डिक्लेरेशन डिड वाज ले आउट अ सॉलिड बेसिस फॉर जॉइंटली कन्फ्रंटिंग द वेस्ट। 2010 तक जो मॉस्को और बीजिंग थे ये सोचते थे कि यूएस के साथ इनके रिलेशंस इंप्रूव हो जाएं, ठीक है। फिर रशिया के जो ग्रीवांसेस थे वेस्ट के अगेंस्ट ये इंक्रीज होने लगे। चाइना को भी ये लगा कि मैं तो यूएस को रिप्लेस कर दूंगा, और जिसकी वजह से ये दोनों यहाँ पर आपस में ज़्यादा करीब आ गए। अ फ्यू डेज आफ्टर इशूइंग द डिक्लेरेशन ऑन February 4 पुतिन ने यहाँ पर यूक्रेन को इन्वेट कर दिया, क्योंकि पुतिन को ये लगा कि अगर सैंक्शंस लग भी जाएंगे रशिया के ऊपर तो चाइना है ना, तो चाइना की मार्केट भी इतनी बड़ी है, तो बेसिकली इनकी इकॉनमी को इतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि चाइना इनके साथ खड़ा रहेगा। It is not unreasonable to presume that the Sino-Russian alliance added to Moscow's confidence in risking a confrontation with the West in Europe. अब बात यह है, पुतिन को ये लगा था कि पुतिन यहाँ पर इन्वेजन करेंगे और यूक्रेन यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। रशिया और चाइना का ये मानना था कि जो यूएस है, जो वेस्ट है, ये यहाँ पर टर्मिनल डिक्लाइन में है, और ऑथर का ये कहना है कि अगर यहाँ पर यूक्रेन को कैप्चर कर लिया जाता बाय द रशिया, तो ये जो यहाँ पर बात करते हैं ना कि यूएस यहाँ पर टर्मिनल डिक्लाइन में है, तो सब लोग ये मानने लगते हैं कि यूएस यहाँ पर टर्मिनल डिक्लाइन में, जिसकी वजह से यूएसए के जो अलायंसेस है ना ये वीक होने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यूक्रेन अभी भी खड़ा है, और रशिया के लिए यूक्रेन कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल है। ये वॉर बिल्कुल भी रशिया जीता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अ क्विक, डिसाइसिव एंड सक्सेसफुल यूज ऑफ फोर्स इन यूक्रेन वुड हैव डीपली डिवाइडेड यूरोप एंड फ्रैक्चर्ड द यूएस लेड ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी सिस्टम। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और हमने ये देखा कि जो वेस्ट है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हमें अब दिख रहा है जब यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन को इन्वेट किया। अफगानिस्तान से यूएसए का जिस तरीके से विड्रॉल हुआ और तालिबान पावर में आ गया, और उसके बाद अगर यहाँ पर यूक्रेन भी कैप्चर हो जाता बाय द रशिया, तो हमें लगता कि जो वेस्ट है टर्मिनल डिक्लाइन में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इफ पुतिन हैड सक्सेसफुली कॉन्कर्ड यूक्रेन, शीज पाथ टू यूनिफिकेशन, और उसके बाद यहाँ पर जो शी जिनपिंग है, इनको ये लगता है कि ये भी यहाँ पर ताइवान को यूनिफाई कर सकते हैं, और हो सकता है कि ताइवान के अगेंस्ट वॉर कर देते। बट द सिनो रशियन प्रोजेक्ट ऑफ बिल्डिंग अ पोस्ट वेस्टर्न ग्लोबल ऑर्डर वेंट आउरी इन यूक्रेन। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की डिफाइंड करेज प्रिवेंटेड द क्विक कोलैप्स ऑफ द रिजीम इन कीव, और जिसकी वजह से यहाँ पर वेस्ट से भी मिलिट्री असिस्टेंस मिलने लग गया। नियरली अ ईयर आफ्टर द इन्वेजन पुतिन इज लॉक्ड इन अ ग्राइंडिंग स्टेलमेट, और यहाँ पर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि रशिया किसी भी तरीके से इस वॉर को जीत सकता है। वेयर डज दिस लीव द सिनो रशियन अलायंस, तो ये सब हो, उसके बाद हम अगर चाइना और रशिया की अलायंस देखें तो ये किस तरफ जा रही है और इम्प्लीकेशंस इसके इंडिया के लिए क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग अ फाइनल ब्लो टू द यूएस प्राइमेसी इन द इंटरनेशनल सिस्टम, पुतिन और शी जिनपिंग की वजह से जो वेस्टर्न यूनिटी है हमें इसमें रीसरेक्शन देखने को मिल रहा है अंडर अमेरिकन लीडरशिप। जो यूएसए है ये अपने अलायंसेस को और ज़्यादा स्ट्रांग कर रहा है, नेटो को यहाँ पर एक्सपेंड करने की बात की जा रही है, जैसे कि स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश यहाँ पर नेटो में जुड़ना चाहते हैं। इसके अलावा जर्मनी और जापान, दो कंट्रीज जो कि यहाँ पर पैसिफिस्ट पावर्स थी, ये भी अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। If Russia and China thought they could dominate Eurasia through an alliance, Washington is doing something similar to bring its alliances and partnerships in Europe more closer. To make matters worse, अब इंडिया को इस रिलेशन से क्या फ़र्क पड़ता है? तो अगर जिस तरीके से हमने देखा कि रशिया ने यहाँ पर सफ़र किया यूक्रेन वॉर में, तो इसकी वजह से रशिया यहाँ पर वीक तो हो गया है, और इस वॉर के बाद हमें रशिया वीक ही दिखेगा। तो ऐसे में चाइना यहाँ पर एक उससे बड़ी पावर है, जिसकी वजह से रशिया चाइना का एक जूनियर पार्टनर बन जाएगा, ठीक है। अब चाइना क्या करता है, चाइना यहाँ पर बॉर्डर के अराउंड एग्रेशन करता है। अब चाइना जब एग्रेशन करेगा तो ऐसे में हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है मिलिट्री वेपन्स के लिए, तो ये एक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, और हम रशिया के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते क्योंकि मिलिट्री सप्लाईज के लिए हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हमारे पास स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है। तो जब तक हम अपनी मिलिट्री सप्लाईज को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, जब तक हम
मिलिट्री सप्लाईज को लेकर इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, तो ऐसे में हमारे पास कभी भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं रह पाएगी। तो सिनो रशियन अलायंस पुट्स इंडिया इन अ टेरिबल प्रेडिकमेंट। चाइना कैन रैम्प अप एट विल द मिलिट्री प्रेशर ऑन द डिस्प्यूटेड बॉर्डर विद इंडिया। दिल्ली अभी भी रशियन मिलिट्री सप्लाईज के ऊपर ही डिपेंडेंट है टू कोप विद द PLA चैलेंज। मॉस्को बेजिंग का एक जूनियर पार्टनर बन चुका है। दिस इज सर्टेनली नॉट अ नाइस प्लेस फॉर दिल्ली टू बी इन। तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें इस वर्ल्ड को मल्टीपोलर बनाने की जरूरत है। नियरली 3 decades अगो इंडिया टर्न टू रशिया एंड चाइना, जिसकी वजह से मल्टीपोलर वर्ल्ड यहाँ पर प्रमोट हो। एज इट फेस्ड द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ यूनिपोलर एशिया जो कि डोमिनेट हो सकता है बाई अ राइजिंग एंड असर्टिव चाइना, तो दिल्ली यहाँ पर टर्न हुआ है टू द US एंड इट्स एलाइज कि ये जो एशिया है यहाँ पर रीजनल बैलेंस जो है इसको रिस्टोर किया जा सके और चाइना यहाँ पर एक असर्टिव पावर ना दिखे। द ट्रांजिशन हाउएवर हैज एट वंस बिकम मोर अर्जेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड बाय द न्यू सिनो रशियन अलायंस एंड प्रेसिडेंट पुतिन्स वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। अ यात्रा नीदर हेयर नॉट देयर। ये किसके बारे में है? भारत जोड़ो यात्रा के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। Assessing the case for amending Indus वाटर ट्रीटी, तो हम ये 3-4 दिन से डिस्कस कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस दिया है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी और इसको यहाँ पर ब्रोकर किया गया था बाई वर्ल्ड बैंक, जो कि ईस्टर्न रिवर्स को एलोकेट करता है इंडिया को RBS रवि ब्यास सतलज, एंड जो वेस्टर्न रिवर्स है इसको एलोकेट किया गया था पाकिस्तान को ICJ। Calls for amending or renegotiating the Indus Water Treaty have been made for more than 2 decades now on both sides, despite being awarded nearly 80% of the water flow in these areas. तो पाकिस्तान को इतना ज़्यादा वाटर फ्लो दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान संतुष्ट नहीं था और पाकिस्तान यहाँ पर ऑब्जेक्शंस करता रहता है। सबसे पहले यहाँ पर बात बताई गई है एक डैम की, तो हमने 2 तो डिस्कस कर लिए हैं। किशन गंगा हाइडल पावर प्रोजेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, फिर हमने रैटले के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन हमने बगलीहार डैम के बारे में डिस्कस नहीं किया, जिसके बारे में यहाँ पर मेंशन है, तो उसको हम देखेंगे। तो क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के लिए कंसर्न है, क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता है कि इंडस रिवर सिस्टम में जो ओवरऑल फ्लो है ये यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम 1960 से देखें तो सिर्फ 5% का ही डिक्लाइन हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये और ज़्यादा डिक्लाइन हो सकता है। इंडिया एक अपर राइपेरियन स्टेट है, तो हम इंडस वाटर ट्रीटी को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उरी अटैक के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि ब्लड और वाटर यहाँ पर साइमल्टेनियसली फ्लो नहीं कर सकते हैं। बट टुडेज डैम्स और रिजर्वॉयर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस इन द 1960s वेन एवर इंडिया हैज ट्राइड टू यूज न्यूअर डिजाइन। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट किया है, जैसे कि बागलीहार डैम के साथ किया था। द डिस्प्यूट ओवर द बागलीहार डैम हैड टू बी रेफर टू अ न्यूट्रल एक्सपर्ट, जिसने इंडिया के फेवर में रूल किया था और ये कहा गया था कि अगर नई टेक्नोलॉजी है तो आप नई टेक्नोलॉजी से बना सकते हो, इवन इफ नॉट फुली इन अकॉर्डेंस विद द ट्रीटी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की यहाँ पर लाइफ इंक्रीज होगी। वेपनाइजिंग द वाटर्स, तो यहाँ पर पाकिस्तान का तो ये कहना ही है कि हम वाटर को वेपनाइज कर सकते हैं। दीज रीजंस नॉट विद स्टैंडिंग, इट वुड बी नाइव टू अज्यूम दैट इंडियाज प्रपोजल टू मॉडिफाई द ट्रीटी इज ड्रिवन बाई एनीथिंग अदर देन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। जैसे कि उरी अटैक के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा था कि इंडिया एक अपर राइपेरियन स्टेट है, तो हमारे पास एडवांटेज है। इंडियन गवर्नमेंट्स अंटिल देन हैड रेजिस्टेड द टेम्पटेशन टू यूज द ट्रीटी एज अ स्ट्रेटेजिक टूल अगेंस्ट पाकिस्तान, लेकिन जब उरी अटैक होता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर रिमार्क, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये लगता है कि हम वाटर को एज अ वेपन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कैपिटल टसल इन आंध्र प्रदेश, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें वही कि अमरावती को कैपिटल बनाना है, फिर इनका ये कहना था कि हम 3 कैपिटल्स बनाएंगे, फिर ये कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट का जजमेंट होता है उसके ऊपर स्टे लगा देता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सर्वे टेकअवेज। फॉर एनी ईयर द सर्वे प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, और इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय द इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। जो कमेंट्स और पॉलिसी सोल्यूशंस होते हैं सर्वे में, ये बाइंडिंग नहीं होते हैं, ये आपको पता होगा, ये बाइंडिंग नहीं होते हैं। स्टिल द सर्वे प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑफिशियल अकाउंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो सर्वे ने ये कहा है इंडियाज ग्रोथ एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 इज हायर देन फॉर ऑलमोस्ट ऑल मेजर इकोनॉमीज। इन्फ्लेशन, RBI has projected headline inflation of 6.8% in financial year 23, जो कि कंफर्ट जोन से बाहर है। RBI को इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है 2 से 6% के बीच में। हाई इन्फ्लेशन एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से डिमांड हमें ज़्यादा ना दिखे। हाउएवर सर्वे यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक है, सेइंग इट इज़ नॉट हाई इनफ टू डिटर कि इन्फ्लेशन 6.8% रहेगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि प्राइवेट कंजम्पशन ना हो या तो इन्वेस्टमेंट ना आए, इतना भी ज़्यादा नहीं है इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल्स यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। जॉब क्रिएशन अपीयर्स टू हैव मूव्ड इनटू अ हायर ऑर्बिट, एंड इसके अलावा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी इंप्रूव हुआ है। इट पॉइंट्स टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे विच शोड दैट अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर पीपल एज 15 years एंड ओल्डर डिक्लाइन फ्रॉम 9.8% इन द क्वार्टर
तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यहाँ पर इंप्रूव हुआ है। हाउएवर इट हैज़ डिटेल्ड सम डाउनसाइड। अब डाउनसाइड रिस्क क्या है? तो ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है, जिसकी वजह से जो डिमांड है इंडियन एक्सपोर्ट्स की ये यहाँ पर कम होगी। अगर ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है तो डिमांड ही नहीं होगी तो हम एक्सपोर्ट किसको करेंगे, और जिसकी वजह से यहाँ पर ये कहा गया कि ये एक कंसर्न हो सकता है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर वाइडन हो सकता है, रुपी हमारा डेप्रिशिएट हो सकता है। व्हाट डज दिस मीन फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? सेंट्रल थ्रस्ट ऑफ दिस ईयर सर्वे इज दैट जो इंडिया की इकोनॉमी है ये पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है कोविड डिसरप्शन की। जो भी कोविड की वजह से डिसरप्शन हुए थे, इससे ये इकोनॉमी पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है। बाकी यहाँ पर एनपीएस जो है, एनपीएस यहाँ पर कम हो रहे हैं। जो बिजनेस फर्म से ये डी लेवरेज करें, डी लेवरेज आप ये समझ लो कि जो लाइबिलिटी है इसको खत्म कर रही हैं, एंड बिजनेस फर्म्स वर डी लेवरेजिंग। शॉक्स सच एज द कोविड पैंडेमिक एंड यूक्रेन वॉर मेड मैटर्स वर्ड्स, लेकिन उसके बाद भी हमें कॉर्पोरेट सेक्टर की जो बैलेंस शीट है ये स्ट्रेंथन होते हुए दिखाई दे रही है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री विद अ ग्रोइंग यूथ बल्ज, तो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। It has the world's largest pool of poor people and the largest pool of malnourished children given the low levels of per capita income। तो हमारी per capita income अभी भी बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज से ग्रो करने की ज़रूरत है। 4% अगर इंडिया में ग्रोथ है तो ये रीसेशन के बराबर है, और 6% की जो ग्रोथ है ये इतनी नहीं है कि सब लोगों को जॉब मिल पाए। Though a 6% growth should be achievable, it may not create enough jobs to satisfy a growing population, क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है, हम यहाँ पर मोस्ट पॉपुलस नेशन हो चुके हैं, तो आपको ग्रोथ रेट इंक्रीज करने की ज़रूरत है। रीसेशन फियर्स डिसिपेट, इंडिया विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। तो आईएमएफ का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है इसमें ये कहा गया है। तो पहले आईएमएफ का ये कहना था कि रीसेशन आ सकता है, अब आईएमएफ का ये कहना है कि रीसेशन शायद नहीं आएगा। इन इट्स जनवरी अपडेट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मार्जिनली इंप्रूव्ड इट्स ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2023, अ रिलीफ कि हो सकता है कि ग्लोबल रीसेशन ना हो। The turnaround reflects positive surprises and greater than expected resilience in numerous economies। जैसे कि हमने फर्स्ट पेज पर ही डिस्कस किया था कि जो यूएसए है यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है, तो यूएसए में सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है। बाकी यहाँ पर चाइना में सप्लाई साइड डिसरप्शंस हुए थे, चाइना से भी कोविड यहाँ पर खत्म हो रहा है। ग्लोबल इन्फ्लेशन यहाँ पर पीक हो चुका है, अब हमें कम होता हुआ ही दिखाई देगा। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी रहेगा 2023-24 में। वर्ड पेज पर हम चलते हैं। टैंक्स इन पाइपलाइन, कीव पुश फॉर जेट्स रिस्क वेस्ट यूनिटी। अभी यहाँ पर यूक्रेन डिमांड कर रहा था कि टैंक्स भेज दो, तो बहुत टाइम के बाद इन्होंने टैंक्स भेजना स्टार्ट की। जैसे कि जर्मनी ने कहा कि ठीक है हम लेपर्ड 2 दे देंगे, फिर यूएसए ने कहा कि ठीक है हम आपको अब्राम्स टैंक दे देंगे। अभी यहाँ पर कीव की डिमांड है जेट्स की। अब इसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि जेट्स देने हैं नहीं देने हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि पुतिन यहाँ पर और ज़्यादा अटैक करें। तो इट वॉज ओनली आफ्टर मंथ्स ऑफ हैगलिंग दैट यूक्रेन लास्ट वीक परसुएडेड इट्स वेस्टर्न एलाइज की आप टैंक्स भेज दो। हाउएवर डिस्पाइट कीव्स एफर्ट्स, its allies have continued to balk at the prospect of sending it fighter jets। तो यहाँ पर इसको जेट्स की ज़रूरत है, अब शायद ये देते हैं नहीं देते हैं, ये यहाँ पर देखने वाली बात है। यहाँ पर न्यूज़ है अर्मेनिया अजरबैजान के बारे में। न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक रीजन है नगर्नो काराबाख रीजन। ये कन्फ्लिक्ट है अर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच का, तो नगर्नो काराबाख रीजन। फ्रांस में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट चल रहे हैं? क्योंकि फ्रांस यहाँ पर रिटायरमेंट एज को 62 से 64 कर रहा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इनकी सरकार का ये कहना है कि जो पेंशन का सिस्टम है इसको सॉल्वेंट रखने के लिए ज़रूरी है कि ये जो एज है इसको इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि अब लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो सरकार कब तक लोगों को पेंशन देती रहेगी। लेकिन इनका ये कहना है कि ठीक है अगर यहाँ पर आपको सॉल्वेंट रखना है तो आप जो वेल्थी लोग हैं उनके पास ज़्यादा टैक्स लगा लो। केपेक्स लेड ग्रोथ टू ब्रिंग बैक एनिमल स्पिरिट्स। एनिमल स्पिरिट्स का मतलब ये होता है कि जब आप इकोनॉमिक डिसीजंस लो तो ऐसे सोच समझ कर मत लो, बस जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है उसके बेसिस पर डिसीजन ले लो, तो उसको बोलते हैं एनिमल स्पिरिट्स। तो केपेक्स लेड ग्रोथ की वजह से हो सकता है कि लोगों के एनिमल स्पिरिट्स यहाँ पर वापस आ जाए, और जिसकी वजह से हमारी डिमांड यहाँ पर इंक्रीज होगी, हमारी इकॉनमी यहाँ पर ग्रो होगी, एंड डेट लेवल्स भी यहाँ पर मैनेजेबल हैं, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में कहना है। नेक्स्ट है डिस्पाइट लेऑफ्स, नंबर ऑफ डायरेक्ट जॉब्स क्रिएटेड बाय इंडियन स्टार्टअप्स रोज 36% इन 2022। तो ये हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर अल्फाबेट में बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहा है, बाकी भी यहाँ पर कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, क्योंकि कोविड के दौरान ऑनलाइन सेक्टर के ऊपर सब कुछ मूव हो चुका था, जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू यहाँ पर इंक्रीज हुए थे, और इनको लगा कि सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है, और जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया। लेकिन फिर यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, जिसकी वजह से इनको लगा कि इतने सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है, और इन्होंने यहाँ पर ले ऑफ करना स्टार्ट किया। Even as Indian startups went on a layoff spree that started in 2022 and has continued well into the beginning of the current year, लेकिन उसके बाद भी जो डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट की गई हैं by these new age firms rose 36% to around 2.7 लाख लास्ट ईयर। फिर ये बताया गया है कि जो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं ये कितने ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, तो 452 थे 2016 में, 2022 में 84,000 हैं।
which includes more than 1,000 startups in the agricultural technology space and over 500 working in millet value chains. फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यहाँ पर इंप्रूव हुआ है. नेक्स्ट है डोमेस्टिक कंपनीज लुकिंग टू बिल्ड सेमी कंडक्टर फैब्स. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेमी कंडक्टर को लेकर यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनीज बनाएंगी. इन द मोबाइल फोन सेगमेंट इंडिया हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर ग्लोबली. फिर ये कहा गया है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें रीओरिएंटेशन की ज़रूरत है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से भी यील्ड कम हो रही है. कॉस्ट ऑफ इनपुट्स यहाँ पर राइज हो रहा है. As per the Finance Ministry, agriculture sector has been growing at an average annual growth rate of 4.6% during the last 6 years. It grew by 3% in 2020-2022 compared to 3.3%. इसीलिए एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत है, रीओरिएंटेशन करने की ज़रूरत है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आगे देखने को मिल रहे हैं. क्लाइमेट चेंज चैलेंज है, जो लैंड होल्डिंग्स है ये फ्रेगमेंट हो रही है, इनपुट कॉस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो रही है. तो सरकार ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान को लेकर आए थे जिसमें कि 6,000 रुपये दिए जाते हैं. एफपीओस को प्रमोट किया जा रहा है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को एनकरेज किया जा रहा है, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी और भी रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत है. फिर यहाँ पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को क्रिएट किया गया. पीएम किसान की यहाँ पर बात की गई है, किसान क्रेडिट कार्ड्स की यहाँ पर बात की गई है. तो एग्रीकल्चर को लेकर यहाँ पर सरकार ने बहुत कुछ किया है लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है. तो अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट्स रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो. अगर आपको फरवरी मंथ के लिए बाय करना है तो आप कर सकते हो. ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ. इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम बनाना है. देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स. फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है. देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स. वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है. यू कैन पे वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद द टेलीग्राम यूजर आईडी टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी. सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम. इसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जाएगा. आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जाएगा. आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे. जो स्टैटिक पार्ट करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा इसको डिटेल में कवर किया जाएगा. और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी. इसका प्राइस है 2,000 रुपीज़ पर मंथ. अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल आईडी, टेलीग्राम आईडी, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी. वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस. तो अगर आपको फरवरी मंथ के लिए ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो. एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने किया है रीड. तो फर्स्ट पेज पर हमने ये डिस्कस किया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर ज़्यादा ही रखा जाएगा लेकिन फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर एम्फेसिस डालने के लिए बात की गई है. कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सर्विसेज में भी यहाँ पर स्पेंडिंग को इंक्रीज किया जा रहा है. कॉर्पोरेट बैलेंस शीट यहाँ पर स्ट्रेंथन हो रही है. इन्फ्लेशन भी यहाँ पर कंट्रोल में आ गया है. सिल्वर लाइनिंग क्या है ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से, वो हमने यहाँ पर डिस्कस की कि इसकी वजह से लोअर ऑयल प्राइसेस हैं, बेटर करंट अकाउंट डेफिसिट देन व्हाट इज प्रोजेक्टेड नाउ. यूएसए में यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है, उसकी वजह से ऑयल को लेकर जो यहाँ पर यूएसए जियो पॉलिटिक्स करता है उसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो जाए और रुपये यहाँ पर डिप्रिशिएट कर सकता है. फिर हमने यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस किया था कि पीएम केयर्स फंड गवर्नमेंट नॉट ऑफ गवर्नमेंट आरटीआई डज नॉट अप्लाई सेंटर टू हाई कोर्ट. ये हमने डिस्कस किया क्योंकि प्ली गई थी यहाँ पर हाई कोर्ट में कि जो पीएम केयर्स फंड है इसको स्टेट डिक्लेयर करने की जरूरत है. देन आपको यहाँ पर 4-5 टर्म्स पढ़ने हैं. अगर आप यहाँ पर पीडीएफ बाय करोगे उसमें आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको खुद से पढ़ने हैं. राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे पहले, और फ्री फ्लोट क्या होता है. ये 4 टर्म्स हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट थे अगर आपने पढ़ी हो तो. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. तो जो जगन मोहन रेड्डी उनका ये कहना था कि हम 3 कैपिटल बनाएंगे. एक हम बनाएंगे लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती को, विशाखापट्टनम को हम बनाएंगे एग्जीक्यूटिव कैपिटल एंड कर्नूल को बनाएंगे हम जुडिशियल कैपिटल. फिर ये पूरा केस जाता है कोर्ट में. डिमांड ये है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए. फिर ये हमने डिस्कस किया था, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं था. फिर हमने ये डिस्कस किया था कि जो अडल्ट्री का डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया है ये आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया था. फिर हमने यहाँ पर रोशनी एक्ट के बारे में डिस्कस किया जिसको कि बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था. रीजन ऑप्टिमिज्म, तो इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया था कि ये जो पेंट अप डिमांड है ये लंबे समय तक रहने वाली है. लेकिन यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है जिसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है. तो देखने वाली बात है कि कितनी लॉन्ग लास्टिंग रह सकता है पेंट अप डिमांड. ठीक है. फिर ये कहा गया कि उसके बाद भी हमारे डेमोग्राफिक्स फेवरेबल हैं, फॉर्मलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी का, डिजिटाइजेशन हो रहा है. बाकी जो ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस है जिसमें कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट भी स्ट्रेस्ड है और बैंक की बैलेंस शीट भी यहाँ पर स्ट्रेस्ड है. तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक हो चुकी है और जो कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट है ये यहाँ पर स्ट्रेंथन हो रही है. तो ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस आपने पढ़ा होगा. क्लासरूम स्क्यू, तो यहाँ पर हमने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की क्या फाइंडिंग्स रही हैं कि जेंडर गैप जो है ये इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्लोज करने की ज़रूरत है. उसके लिए
क्या करने की ज़रूरत है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और सरकार ने यहाँ पर कोविड में क्या इनिशिएटिव्स लिए थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, स्वानिधि, वेयर ये तो हमने आर्टिकल डिस्कस कर लिया कि इसमें विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन इसको इंक्रीज करने की जरूरत है। जो विमेन का रिप्रेजेंटेशन इस टाइम में इसके अलावा पार्लियामेंट में इसको यहाँ पर इंक्रीज करने की जरूरत है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को इंक्रीज करने की जरूरत है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया अनलव ट्राइंगल, तो रशिया चाइना इनके जो अलायंस है इसकी वजह से इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो बात यह है कि रशिया के ऊपर हम मिलिट्री सप्लाईज के लिए डिपेंडेंट है, तो हमें बस जो मिलिट्री सप्लाईज के लिए हम डिपेंडेंस है उसको हमें कम करना है और हमें डाइवर्सिफाई करना है। और इसके अलावा बाकी हम आत्मनिर्भर तो बनना ही चाहते हैं। असेसिंग द केस फॉर अमेंडिंग इंडिया पाक इंडस वाटर ट्रीटी, तो इंडस वाटर ट्रीटी को 1960 में साइन किया गया था। वर्ल्ड बैंक ने इसको ब्रोकर किया था। जो ईस्टर्न रिवर्स है आरबीएस, ये इंडिया को एलोकेट की गई थी, और जो वेस्टर्न रिवर्स है ये पाकिस्तान को एलोकेट की गई थी आईसीजे, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पर ऑब्जेक्शंस रहते हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमने एक और आज पॉइंट डिस्कस किया जो कि बगलिहार डैम से रिलेटेड है। इकोनॉमिक सर्वे टेकअवेज हमने देख लिया, रीसेशन नहीं आ सकता है और हो सकता है कि रीसेशन ना आए, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। जो ग्लोबल इन्फ्लेशन ये भी यहाँ पर पीक हो चुका है, अब ग्लोबल इन्फ्लेशन यहाँ पर कमी होगा। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी रहने वाला है 2023-24 में। अब यहाँ पर जो कीव है इसको फाइटर जेट चाहिए, अब वेस्ट देगा नहीं देगा ये देखने वाली बात है। नगर्नो कराबाख ये किसके बीच का डिस्प्यूट है, अजरबैजान एंड अर्मेनिया। फ्रांस में यहाँ पर पेंशन रिफॉर्म को लेकर यहाँ पर मैक्रोन बात कर रहे हैं, तो इनका ये कहना है कि जो रिटायरमेंट एज है इसको 62 से 64 किया जाएगा। लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया कि एनिमल स्प्रिट की वजह से केपेक्स लेड ग्रोथ टू ब्रिंग बैक एनिमल स्प्रिट्स। अब ऐसा होता है नहीं होता वो देखने वाली बात है। फिर यहाँ पर ले ऑफ्स हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो नंबर ऑफ डायरेक्ट जॉब्स क्रिएटेड बाय इंडियन स्टार्टअप्स रोज 36% इन 2022। एग्रीकल्चर सेक्टर में रीओरिएंटेशन करने की जरूरत है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो इनपुट्स की कॉस्ट है इसमें भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स की जरूरत है क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा उस रेट से ग्रोथ नहीं हो रही जिस रेट से यहाँ पर होनी चाहिए। देन हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।